नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। किताब का अगला चैप्टर जरा गंभीर है। इससे भले ही आप दो चार ना हुए हों, लेकिन आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे, आपने ज़रूर ऐसा किस्सा सुना होगा कि लोगों ने इन बातों पर विश्वास किया या इस बात को लेकर उन्हें डराया गया और कैसे उनसे पैसा लूटा गया, उनका वक्त ज़ाया हुआ और कई केसों में तो सिर्फ माल नहीं, जान की भी हानि हुई। तो चलते हैं किताब के अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ज्योतिष और प्रेत बाधा, ऊपरी हवा आदि। विपुल जी लिखते हैं, पहली लाइन में ही एक बात साफ कर देता हूँ, यकीनन ये चीज़ें होती होंगी, मगर मेरा इसमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। प्रेत बाधा, ऊपरी हवा आदि के ज्योतिषीय पहलू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते कम से कम 4-5 ऐसे मामले आते ही हैं जिसमें कोई जातक या जातिका मेरे पास आकर कहता है कि गुरुजी, मेरे पर या मेरे किसी परिचित पर किसी ने काला जादू कर दिया है, या मेरे पर किसी प्रेत का साया है, या मुझे किसी प्रेत ने वश में कर रखा है और मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि यह मेरे विषय से बाहर की चीज़ है और आप किसी तंत्र साधना वाले व्यक्ति से संपर्क करिए। लेकिन मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूँ कि शायद आपका जो चंद्रमा है वो सीधे सीधे राहु या केतु के संपर्क में होगा, और ये संभव भी है कि चंद्र कुंडली में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। आप यकीन मानिए 99 बार नहीं 100 बार उनका चंद्रमा इसी स्थिति में पाया जाता है। या तो उनका चंद्रमा सूर्य के साथ होकर ग्रहण योग बना रहा होता है, या उनका चंद्रमा राहु या केतु से ग्रसित होता है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, एक तरह से मन ही हमारी सोच भी है। जो हम सोचते हैं, जो हमें दिखाई देता है, उसमें मन का महत्वपूर्ण स्थान है। और जब मन पर राहु यानी माया की एक तरह से छल की दृष्टि होती है, या वो सूर्य के साथ होता है जो अपने आप में एक गर्म ग्रह है, तो वो इल्यूजन, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। साथ में केतु भी चंद्रमा के लिए ग्रहण का काम करता है। जब चंद्रमा इन तीनों में से किसी ग्रह के प्रभाव में होता है तो वो अक्सर कमजोर हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि सिक्के की आवाज भी हमें पायल की आवाज लगने लगती है। अंधेरे में हवा में उड़ता कपड़ा हमें भूत लगने लगता है। अंधेरे में बिल्ली का जाना ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे बगल से गुजरा हो। ज्योतिषीय पहलू से यदि देखें तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास इस तरह की समस्या लेकर आता है तो आप उसकी कुंडली में इस तरह के योग और युतियां अवश्य पाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो दुनिया में कोई व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं कि वह परमपिता परमेश्वर की लिखी हुई किस्मत को बदल सके। इसलिए वशीकरण, जादू टोना आदि पर मैं चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे सृष्टि चलाने वाले परमपिता परमेश्वर पर हर किसी चीज से ज्यादा भरोसा है। बाकी चंद्रमा, राहु या इस तरह की युतियां हमेशा खराब नहीं होती हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग की कुंडली में भी कुछ ऐसे ही योग होंगे और शायद कुछ अच्छे ग्रह इस युति को देख रहे होंगे, या उसने इससे बाहर निकलकर कुछ रचने का ठाना और रच दिया। तो ये था किताब का अगला चैप्टर, जहाँ पे विपुल जी बात कर रहे हैं कि जब हमें अपने मन से लगने लगता है कि हमारे आसपास चीजें गड़बड़ हो रही हैं, हमें इन सब चीजों का साया बाधा महसूस हो रहा है, तो कई बार वो सिर्फ इल्यूजन है, डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये हमारी कुंडली में भी साफ साफ झलक रहा होगा कि हमारे मन की स्थिति किस तरीके से चंद्र और राहु या केतु, अलग अलग युतियां जो उन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी की जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में ही हो सकता है किसी की गोचर कुंडली में भी अगर ये है, उस दौरान उसको ऐसे अनुभव होते हों। लेकिन वो कितनी जल्दी इन सब चीजों से उभर पाता है या इसी में बह जाता है, ये हमारे दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है, हमारे ग्रहों की स्थिति पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा। ये गंभीर चैप्टर था इस किताब का। जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े उसमें हमने कहीं चुटकीले अंदाजों में बात करी, कुछ तंज, कहीं पे व्यंग्य था, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात करने वाला एक चैप्टर था। कैसा लगा आपको जरूर बताइए। अगले चैप्टर में बात करेंगे ज्योतिषीय उपायों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।